स्ट्रोक के निदान और प्रबंधन का एक बड़ा हिस्सा प्रारंभिक पहचान है और इसके लिए फास्ट और रोसिया जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। फास्ट में चेहरे का झुकना, हाथ में कमजोरी और बोलने में परेशानी शामिल है, जबकि टी समय के लिए समय की आवश्यकता को दर्शाता है। रोसियास्को, जिसका अर्थ है आपातकालीन कक्ष में स्ट्रोक की पहचान, इसी तरह की है और इसमें किसी भी चेतना के नुकसान या दौरे की गतिविधि को देखना शामिल है जो स्ट्रोक के निदान के लिए गिना जाता है। साथ ही चेहरे, हाथ या पैर में कमजोरी, बोलने में परेशानी या दृश्य गड़बड़ी। एक शारीरिक परीक्षा भी की जानी चाहिए जिसमें चेतना के स्तर, मोटर फंक्शन, संवेदी कार्य, भाषा और ध्यान सहित NIHSS स्कोर शामिल होगा। आमतौर पर संदिग्ध स्ट्रोक के मरीज बिना कंट्रास्ट के सिर का CT स्कैन करवाते हैं क्योंकि इन स्कैन में जमा हुआ खून हाइपोडेंस दिखाई देता है। हालांकि शुरुआती चरणों में SKA नहीं देखा जा सकता है, इसलिए रक्तस्राव को रोकने के लिए CT स्कैन अधिक सामान्यतः किया जाता है। आगे की जांच में सिर का MRI शामिल हो सकता है जो क्रोनिक रक्तस्राव के लिए अधिक संवेदनशील होता है और SKA के क्षेत्र आमतौर पर डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग पर अत्यधिक तीव्र दिखाई देते हैं। कोरोटिड का डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है और अगर स्ट्रोक का कारण एन्यूरिज्म होने का संदेह हो तो एक एंजियोग्राम भी किया जा सकता है और साथ ही लिपिड और कोगुलेशन स्क्रीन सहित लैब जांच भी की जा सकती है। आपने कहावत सुनी होगी, समय ही मस्तिष्क है। इस्केमिक स्ट्रोक के शुरुआती चरणों में लक्ष्य मस्तिष्क के रक्त प्रवाह को जल्द से जल्द बहाल करना होता है क्योंकि इससे मस्तिष्क की कम कोशिकाएं मरती हैं। नाइस दिशानिर्देशों के अनुसार नॉन डिसेबलिंग स्ट्रोक या टिया वाले रोगियों को जल्दी कोरोटिड इमेजिंग और तत्काल अप्रत्यक्ष विच्छेदन के साथ साथ कोरोटिड स्टेनोसिस होने पर स्टेंटिंग करवानी चाहिए। तीव्र इस्केमिक स्ट्रोक वाले रोगियों में 150 से 300 मिलीग्राम एस्पिरिन मौखिक या गुदा मार्ग से दिया जाना चाहिए यदि रोगी डिस्फेसिक है। स्ट्रोक के बाद 150 से 300 मिलीग्राम की यह खुराक 2 सप्ताह तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि दीर्घकालिक एंटी ट्रोम्बोटिक उपचार निर्धारित न हो जाए। एस्पिरिन से एलर्जी वाले रोगियों में क्लिपिडोगल का उपयोग किया जा सकता है और डिस्पिया के इतिहास वाले रोगियों में एक प्रोटॉन पंप अवरोधक जोड़ा जाना चाहिए। वीनस साइनस ट्रोम्बोसिस के मामलों में एंटीकोगुलेशन को 2 से 3 की INR रेंज के साथ शुरू किया जाना चाहिए। एंडोवास्कुलर प्रक्रिया के माध्यम से मैकेनिकल थ्रोक्टोमी एक और विकल्प है, खासकर बड़ी धमनी के अवरोध के लिए। ये जीवित रहने में सुधार नहीं करता है लेकिन विकलांगता के साथ जीने की संभावना में सुधार करता है। रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लास्मिनोजन एक्टिवेटर या आउटप्ले जैसे एजेंटों के साथ ट्रोम्बोलिसिस किया जा सकता है। हालांकि लगभग 4 घंटे के बाद ट्रोम्बोलिसिस के परिणाम खराब हो जाते हैं। ट्रोम्बोलिसिस के विपरीत संकेतों में शुरुआत का अज्ञात समय, उच्च रक्तचाप, असामान्य जमावट और हाल ही में हुई सर्जरी शामिल हैं। तीव्र स्ट्रोक के बाद व्यक्तियों में स्टैटिन नियमित रूप से शुरू नहीं किए जाते हैं, लेकिन यदि मरीज पहले से ही स्टैटिन ले रहे हैं तो उन्हें इसे जारी रखना चाहिए और यदि लिपिड का स्तर 3.5 मिलीमोल प्रति लीटर या 135 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर कुल कोलेस्ट्रॉल से अधिक है तो उन्हें इसे शुरू करने पर विचार करना चाहिए। रक्तस्रावी स्ट्रोक वाले रोगियों में दृष्टिकोण मुख्य रूप से सहायक होता है। एंटीकोगुलेंट और एंटी ट्रोम्बोटिक्स आमतौर पर बंद कर दिए जाते हैं और कुछ मामलों में जैसे कि उच्च रक्तचाप की प्रारंभिक प्रस्तुति के साथ इंट्रासेरेब्रल ब्लीड्स निकाडीपिन या लीटूल का उपयोग करके रक्तचाप को लगभग 140 सिस्टोलिक तक कम किया जा सकता है। हेमेटोमा को हटाने के लिए सर्जरी भी की जा सकती है और अक्सर सबकॉइड रक्तस्राव के मामले में एंडोवास्कुलर थेरेपी का उपयोग अन्य सेरेब्रल एन्यूरिज्म के इलाज के लिए किया जाता है। स्ट्रोक के बाद के रोगियों में कई मापदंडों की निगरानी की आवश्यकता होती है। हाइपोक्सिक रोगियों को पूरक ऑक्सीजन दी जा सकती है, लेकिन आमतौर पर इसकी आवश्यकता तभी होती है जब संतृप्ति 95% से कम हो। ग्लूकोज नियंत्रण का लक्ष्य 4 से 11 मिली प्रति लीटर या 72 से 198 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होना चाहिए। स्ट्रोक के बाद अक्सर इसका स्तर बढ़ जाता है और इससे स्थिति और खराब हो जाती है। हालांकि हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि ग्लूकोज कम करने वाली गहन थेरेपी फायदेमंद नहीं है। रक्तचाप में बदलाव की सलाह केवल उन लोगों को दी जाती है जिन्हें उच्च रक्तचाप की आपात स्थिति, एक्लेम्सिया या 200 से अधिक सिस्टोलिक रक्तचाप के साथ इंट्रासेरेब्रल रक्तस्राव होता है। तापमान एक और पैरामीटर है जिस पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है क्योंकि जिन स्ट्रोक रोगियों में तापमान बढ़ता है उनकी मृत्यु पहले 10 दिनों के अंदर उन लोगों की तुलना में ज्यादा होती है जिनका तापमान नहीं बढ़ता है। ये कारण पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि स्ट्रोक रोगियों को संक्रमण के कारण बुखार हो सकता है या थर्मल नियामक केंद्रों को नुकसान के कारण हाइपोथर्मिया हो सकता है। बुखार के लिए एंटीपेरेक्सियल एजेंट की सलाह दी जाती है। इसके बाद हमें हाइड्रेशन और पोषण पर ध्यान देना चाहिए जिसमें किसी भी मौखिक तरल पदार्थ या दवा देने से पहले निगलने की क्षमता का परीक्षण शामिल है। जो लोग इस मूल्यांकन में विफल रहते हैं उन्हें एक एंटिक फीडिंग ट्यूब लगाई जा सकती है। स्ट्रोक के प्रबंधन में एक और महत्वपूर्ण बिंदु पुनर्वास है क्योंकि स्ट्रोक से बचे 65% लोग विकलांगता के साथ अस्पताल से जाते हैं। प्रारंभिक गतिशीलता समग्र परिणाम के लिए फायदेमंद है और अध्ययनों से पता चला है कि अधिकांश कार्यक्षमता में सुधार प्रारंभिक अवस्था और पहले 6 महीनों में होता है।
रोगी के घर का मूल्यांकन करने वाली भौतिक चिकित्सा और व्यावसायिक चिकित्सा भी की जा सकती है, और यदि वे स्ट्रोक से प्रभावित थे तो भाषण और भाषा चिकित्सा भी की जा सकती है। इसके भाग के रूप में रोगी की निर्भरता का आकलन करने के लिए बाथल इंडेक्स का उपयोग किया जा सकता है ताकि उनके आवश्यक समर्थन स्तर का अनुमान लगाया जा सके। तीव्र चरण के बाद ध्यान आगे के स्ट्रोक को रोकने पर केंद्रित हो जाता है, और यह उन लोगों के लिए भी प्रासंगिक है जिन्हें अभी तक स्ट्रोक नहीं हुआ है। जोखिम कारकों में उच्च रक्तचाप शामिल है, जो स्ट्रोक के जोखिम का 50% तक जिम्मेदार है। रक्तचाप को 10 सिस्टोलिक या 5 डायस्टोलिक कम करने से स्ट्रोक का जोखिम 40% तक कम हो सकता है। रक्तचाप को कम करने से इस्केमिक और रक्तस्रावी स्ट्रोक दोनों का जोखिम कम हो जाता है। हाइपरलिपिडमिया एक और जोखिम कारक है, इसलिए स्टैटिन के उपयोग की सलाह दी जाती है, और भूमध्यसागरीय आहार को स्ट्रोक होने के जोखिम को कम करने के लिए दिखाया गया है। मधुमेह एक और जोखिम कारक है। हालांकि ग्लूकोज के स्तर को कम करना स्ट्रोक जैसी बड़ी वाहिका संबंधी जटिलताओं को कम करने में उतना प्रभावी नहीं है जितना कि नेफ्रोपैथी या रेटिनोपैथी जैसी छोटी वाहिका संबंधी जटिलताओं के लिए।